गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मंडे मॉर्निंग है, 16 दिसंबर का दिन है। तो आज के सेशन में हम 16 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए, एक एक क्वेश्चन एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप कलेक्ट कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा एप्लीकेशन पर जाकर या फिर वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट लगाइए डेली करंट अफेयर का और अपनी परफॉर्मेंस को वहां पर चेक कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट अवेलेबल है, आराम से लगाइए। चलिए शुरू करते हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, दिसंबर 2024 में फ्रांसवा बायरू को किस देश का पीएम अपॉइंट किया गया? तो फ्रांसवा बायरू की बात करें तो नाम से समझ में आना चाहिए कि ये हाल ही में नए पीएम अपॉइंट किए गए फ्रांस के। फ्रांस में अभी ऐसी कंडीशन है कि पॉलिटिकल अस्थिरता बहुत ज्यादा है। इसी साल 2024 में फ्रांस में तीसरे पीएम चेंज हो चुके हैं और तीसरे पीएम बने हैं 2024 में फ्रांस के फ्रांसवा बायरू। ठीक है, तो फ्रांस के हाल ही में नए पीएम अपॉइंट किए गए दिसंबर 2024 में फ्रांसवा। अगर हम फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रो वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इन्होंने फ्रांसवा बायरू को फ्रांस का हाल ही में नया पीएम अपॉइंट किया है। पिछले पीएम का क्या हुआ? तो फ्रांस की जो पार्लियामेंट है ना, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था मिशेल बार्नियर के खिलाफ, जो कि अभी तक फ्रांस के पीएम थे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्योंकि पास हो गया तो मिशेल बार्नियर को इनके पद से हटा दिया गया। और अब प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने एक नए पीएम को अपॉइंट किया है फ्रांस में, फ्रांसवा बायरू। काफी अच्छा इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखने को मिलता है फ्रांस में। 2007 में इन्होंने सेंट्रिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी फ्रांस में। 2007 में किसने? फ्रांसवा बायरू ने। तो एक पॉलिटिकल करियर बहुत स्ट्रांग है और अब ये फ्रांस के हाल ही में नए पीएम अपॉइंट किए गए। तो पीएम और प्रेसिडेंट आपको यहां पर पता चल गया। फ्रांस के बारे में कैजुअली आपको यह पता होगा कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। यह भी एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलता है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी हमको फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियली यहां पर यूज किया जाता है और यूरो यहां की ऑफिशियल करेंसी है। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 2024 की जो पावरफुल वुमेन लिस्ट आई है फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की गई, उसमें भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्हें किस स्थान पर रखा गया? तो फोर्ब्स 2024 पावरफुल वुमेन लिस्ट को हाल ही में जारी किया गया है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। इसमें भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को 28 नंबर पर रखा गया, 28वें प्लेस पर रखा गया है। दुनिया की टॉप जो पावरफुल महिलाएं हैं उनमें भारत की निर्मला सीतारमन 28वें प्लेस पर है फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार। तो निर्मला सीतारमन इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, रैंक कौन सी है? 28। इसके अलावा भी टॉप 100 में हमें दो और महिलाएं देखने को मिलती है फोर्ब्स की सूची में। इनमें से एक है रोशनी नादार मल्होत्रा। अगर इनकी बात करें तो चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की, CEO है। ठीक है, इन्हें 81 रैंक पर रखा गया है। इनके अलावा किरण मजूमदार शॉ, फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ बायोटेक कंपनी है एक बायोकॉन, इन्हें 82 प्लेस पर रखा गया है, इंडिया की है। तो टॉप फोर्ब्स की जो पावरफुल विमेन है उसमें इंडिया की कौन सी महिला टॉप पर है? तो वो है निर्मला सीतारमन 28 रैंक पर। ठीक है ना। अगर हम पहले नंबर की बात करें कि पहले नंबर पर कौन, तो यहां पर लिस्ट में टॉप 4 पावरफुल विमेन्स की बात कर लेते हैं। तो एक है उर्सुला वॉन, जो कि वर्तमान में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष के पद पर है। इनके अलावा क्रिस्टीन लगार्ड, जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। थर्ड पर है जॉर्जिया मेलोनी, इनको तो आप जानते होंगे, पूरा देश जानता है इनको, इटली की पीएम है ना जॉर्जिया मेलोनी, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। और क्लाउडिया शिनबाम की बात करें तो मैक्सिको की प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ये टॉप 4
देखने को मिलती है पावरफुल विमेन की लिस्ट में, फोर्ब्स की सूची में। फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जिसकी शुरुआत की गई थी अमेरिका में 1917 में। ठीक है, इसकी जो पावरफुल विमेन की लिस्ट आई है वर्ल्ड की, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 28 रैंक पर इन्हें रखा गया है। निर्मला सीतारमन, याद रहेगा। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को, तो आपको इसके बारे में पता होगा। करंट अफेयर 2024 ईयरली पैकेज, वन स्टॉप सॉल्यूशन। काफी स्टूडेंट की बार बार क्वेरी आती है इस पर, तो मैं आपको बता देता हूं कि करंट अफेयर की आपकी स्टेट पीसीएस में, स्टेट के एग्जाम में, सेंट्रल के एग्जाम में, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी एग्जाम होती है ना, उसके लिए हम आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन लेकर आए हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आए हैं करंट अफेयर के लिए। और इसकी विशेषता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, लेकिन आपको शुरुआत में 99 रुपीज में आपको अवेल करना पड़ता है, और उसके बाद 99 रुपीज का आपका कूपन कोड जनरेट होता है, जिससे आप अदर किसी कोर्सेस पर 99 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। तो बिना देर के आप इसे ज्वाइन कीजिए। काफी सारा अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलता है। करंट अफेयर के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ईयरली करंट अफेयर की ई बुक मिल जाती है, शंखनाद मंथली करंट अफेयर अपडेटेड ई बुक आपको इसमें अवेलेबल होती है। तो आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसे अवेल कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2024 में भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए की डील साइन की है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड भारत में रक्षा क्षेत्र की है ना लीडिंग कंपनी। इसके साथ हाल ही में भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसने 12 सुखोई एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए 13,500 करोड़ रुपए की डील साइन की है। 13,500 करोड़ रुपए 12 सुखोई जेट का निर्माण करेगा HAL। HAL की नासिक डिवीजन जो है वो बनाएगी इन 12 सुखोई जेट को, एयरक्राफ्ट को। ऑब्वियस सी बात है, एक तो मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिलेगा कि देश के अंदर ही हमारी कंपनी को ही नॉर्मली डील दी गई है, हमारी ही कंपनी इसका निर्माण करेगी, तो मेक इन इंडिया है ना। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर यह कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो सुखोई जेट 12 निर्मित करेगी कौन? HAL करेगी, और इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए का डील हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री और HAL के मध्य में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और कुछ समय पहले ही 2024 में भारत की 14th महारत्न कंपनी का इसे दर्जा दिया गया है। ठीक है, 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में देखने को मिलता है, और डॉक्टर DK सुनील वर्तमान में HAL के हेड के पद पर हैं, चेयरमैन और MD। यहां पर सुखोई 30 MKI की बात करें, सुखोई जिसके लिए डील हुई है ना, सुखोई 12 सुखोई जेट। तो अगर सुखोई की बात करते हैं तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ना। भारतीय जो एयरफोर्स है उसको और ज्यादा पावरफुल बनाने में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा सुखोई, है ना। इंडिया और रशिया मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं सुखोई 30 MKI का। दो कंपनियां रशिया और इंडिया की, एक इंडिया की है HAL और रशिया की है सुखोई डिजाइन ब्यूरो। इन दोनों ने मिलकर ही सुखोई विमान की डिजाइन को तैयार किया है और इनका निर्माण करती है। हमने HAL को ही इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है 12 सुखोई जेट का 13,500 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा गया है। विजय दिवस तो यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को। आज रेफरेंस क्वेश्चन देता हूं यहां पर मैं आपको, पहले भी एग्जाम में पूछा गया विजय दिवस। देखिए विजय दिवस जो है ना, एक्चुअल में इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1971 में, है ना, इंडो पाक वॉर। इसमें भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। एक बांग्लादेश नया देश बन के उभरा था 16 दिसंबर 1971 में। तो 16 दिसंबर को 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर को हम बनाते विजय दिवस, और यहीं पर बांग्लादेश अपने स्थापना दिवस को भी सेलिब्रेट करता है बांग्लादेश। ठीक है,
तो विजय दिवस भारत में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, है ना। पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया था। हमारी सैन्य ताकत और जो हमारी रणनीति रही है सेना की, एक तो उसका प्रतीक है विजय दिवस, और जितने भी हमारे सैनिक हैं, हमारी आर्मी के जितने भी जवान थे जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी के बलिदान को याद करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, है ना। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश एक नया देश बनकर निकल के आया था 16 दिसंबर को। तो बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे या फिर फाउंडेशन डे भी आप इसको बोल सकते हैं, सेलिब्रेट करता है। बांग्ला लैंग्वेज में से बेजॉय दिवस के नाम से जाना जाता है, विजय दिवस। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे बिहार राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी भी राज्य में पुलिस प्रशासन का सबसे उच्च या प्रमुख अधिकारी होता है। बिहार के, जैसे महाराष्ट्र में अभी रश्मि शुक्ला की नियुक्ति की गई थी, चुनाव के पहले भी रश्मि शुक्ला बिहार राज्य की डीजीपी के पद पर थी, लेकिन इलेक्शन के समय उनको हटाया गया था कुछ समय के लिए, और वापस से रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की वर्तमान में डीजीपी के पद पर है। तो इस तरीके से बिहार राज्य के नए डीजीपी अपॉइंट किए गए हैं विनय कुमार। कौन अपॉइंट किए गए? विनय कुमार बिहार राज्य के वर्तमान में नए डीजीपी के पद पर हैं। ठीक है, तो बिहार की जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने विनय कुमार को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बिहार कैडर के विनय कुमार। इनके पहले बिहार के डीजीपी के पद पर आलोक राज थे। आलोक राज का स्थान लिया किसने? विनय कुमार ने। ठीक है ना। ओके, तो आलोक राज को भी वैसे अगस्त 2024 में ही अपॉइंट किया गया था बिहार राज्य का डीजीपी। अब इनको हटाया गया और विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी हाल ही में अपॉइंट किए गए। आगे बढ़ेंगे। 2024 में महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए पीएम के द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? चैटबॉट या फिर एक प्रकार की एप्लीकेशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्लेसेस पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में 4 कुंभ लगते हैं। कभी कभी क्या है, सीक्वेंस ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में लगने वाला कुंभ कौन सा है या सबसे दक्षिण में लगने वाला कुंभ कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो 4 कुंभ जो आयोजित किए जाते हैं, आपको पता है एक जगह पर कुंभ का जो मेला है ना 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है एक जगह पर, और नॉर्मली 3-3 साल की गैप में कुंभ के मेले आते हैं। ठीक है, अब पंचांग के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब एक कुंभ आयोजित किया जाता है, सबसे उत्तरी कुंभ जो होता है वो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। नीचे की ओर चलते हैं तो फिर आता है प्रयागराज, जहां पर अभी कुंभ हो रहा है, 2025 में आयोजित किया जाएगा प्रयाग कुंभ, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर। और दक्षिण में चलते हैं तो फिर आता है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर एक और कुंभ का मेला, है ना। 2016 में आयोजित हुआ था, अब 2028 में आयोजित होगा। अगला कुंभ उज्जैन में है। इसके बाद दक्षिण में नासिक में आयोजित किया जाता है गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में कुंभ का मेला। ठीक है, तो यहां पर 2025 में प्रयागराज में जो कुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा, वहां पर जो भी भक्त आएंगे उनकी मदद के लिए भारत के पीएम ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है और इसे नाम दिया गया है कुंभ सहायक। क्या नाम दिया गया? कुंभ सहायक। यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेला आयोजित किया जाएगा प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, उनको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर अवेलेबल रहे। कब एक तो शाही स्नान होते हैं, कब होंगे, है ना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं स्नान की, कौन कौन सी सुविधाएं कहां कहां पर अवेलेबल है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है कुंभ में, इन सभी का अपडेट मिलता रहेगा कुंभ सहायक चैटबॉट पर। ठीक है, कुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सहायता के लिए हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नाम क्या दिया गया? कुंभ सहायक। ठीक है, यह है एक एप्लीकेशन या चैटबॉट। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, सबसे बड़ा रिलीजियन
और कल्चरल एक आयोजन या फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, कुंभ का मेला। 12 साल में 4 जगह पर कुंभ लगता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 2017 में इसे शामिल किया गया था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 2017 में कुंभ के मेले को शामिल किया गया था। चर्चा में रही चक्की नदी, किस नदी की सहायक नदी है? तो एक चक्की नदी की बात करें तो इंटर स्टेट बहने वाली चक्की नदी व्यास नदी की सहायक नदी है। उत्तर भारत में आपको पता है सिंधु जल संधि के बारे में मैंने आपको कोई बताया था, सिंधु जल संधि जो कि पाकिस्तान और भारत के मध्य में हुई है। उसमें क्या है, 6 नदियां हैं सिंधु और उसकी सहायक। कौन कौन सी? सिंधु, ठीक है, झेलम और चिनाब, ये 3 है पश्चिमी नदियां सिंधु नदी तंत्र की, जिस पर पाकिस्तान को अधिकार है अधिकतर पानी यूज करने का। पूर्वी नदियों में सतलज, रावी और व्यास देखने को मिलती है, जिसके पानी पर इंडिया का अधिकार है। इसी में व्यास नदी की सहायक है चक्की नदी। अब क्वेश्चन आएगा कि अभी सुर्खियों में क्यों है? तो अगर चक्की नदी की बात करें तो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की और उसने बताया है कि उत्तर भारत में पंजाब क्षेत्रों में जो पत्थर तोड़ने वाले जितने भी उद्योग हैं उनके कारण बहुत ही ज्यादा एक तो पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं चक्की नदी प्रदूषित होती जा रही है और अब तो इसने अपना जो रूट है ना प्रवाह का, प्राकृतिक प्रवाह का, वो भी बदल गया है इस नदी का, चक्की नदी का। तो बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं पत्थर तोड़ने वाली जितने भी उद्योग है, बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं पर्यावरण को और इससे चक्की नदी का पर्टिकुलर प्रवाह क्षेत्र ही चेंज हो गया है। चक्की नदी व्यास नदी की सहायक नदियों में से एक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पंजाब में ये पठानकोट के पास व्यास नदी से जाकर मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में जाती है और पठानकोट के पास व्यास में मिलती है। ठीक है, यहां पर व्यास रिवर की बात करते हैं तो व्यास रिवर व्यास कुंड से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। व्यास कुंड से उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के पास समुद्र तल से लगभग 4361 मीटर की हाइट पर स्थित है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, जहां से व्यास नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक है कौन? हाँ, व्यास को प्राचीन समय में विपाशा के नाम से जाना जाता था। शास्त्रों में उल्लेख देखने को मिलता है महर्षि व्यास के नाम पर व्यास नदी का नाम पड़ा है और इसकी सहायक नदी है चक्की नदी, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं ना, उनके समाधान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी भारत में 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। अभी तक 3 ही ऐसे देश है वर्ल्ड में जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित किए हुए हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया था, सेकेंड न्यूजीलैंड था और तीसरे हम। ठीक है, हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिव के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो हर मिनिस्ट्री के जो मुख्य सचिव है, ठीक है ना, जो चीफ सेक्रेटरी है, उनसे संबंधित 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल ही में आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता की है भारत के प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यह की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रेफरेंस क्वेश्चन दे रहा हूं, TGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य सचिवों का उस वक्त जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अब 4थे का भी पूछा जा सकता है, 4थे की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ने की है भारत के। तो 14-15 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का 4था राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। ठीक है, थीम सम्मेलन की नॉर्मली नहीं पूछी जाती है पर मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दी है, एक बार नजर डाल लो। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इससे आपको समझ में आएगा ये जो सम्मेलन है ना, ये युवाओं को सही कौशल सिखाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना और देश की इकोनॉमी को मजबूत करने से संबंधित है।
अगर आप इस थीम का मीनिंग देखेंगे तो। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो भारत में जितने भी उद्योग हैं, है ना, उद्योग, जितनी भी सर्विसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों पर यहां पर चर्चा की गई है कि इन सभी के, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो सर्विस सेक्टर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, वहां पर क्या क्या हर्डल्स हैं, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई से। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लैंड एक्वायर करना है, तो भाई वो कैसे किया जा सकता है, कैसे हम देश की जनता के साथ सामंजस्य बनाकर विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर यहां पर नॉर्मली चर्चा की जाती है। तो फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज 2024 का आयोजित किया गया, नई दिल्ली, अध्यक्षता भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। ठीक है ना। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य के मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना है और देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नए प्रयास किए जा सके और इस दिशा में काम किया जा सके, यह मुख्य उद्देश्य नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज को आयोजित किए जाने का। सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2022 में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, और लास्ट ईयर 2023 में दो बार आयोजित किया गया, एक तो जनवरी 2023 में और एक दिसंबर 2023 में इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और अब चौथे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में भारत सहित किन दो अन्य देशों ने भाग लिया है? तो एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, इसमें इंडिया के अलावा फ्रांस और यूएई ने पार्टिसिपेट किया है। तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य आयोजित की जाती है? तो इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है, देखो आयोजन कहां हुआ यह समझो। तो पाकिस्तान से अगर कराची से अगर हम इसका लोकेशन देखते हैं ना, तो 350 से 400 किलोमीटर साउथ वेस्ट में अरेबियन सी के ऊपर आयोजन किया गया है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का। ठीक है ना। डेजर्ट नाइट एक युद्ध अभ्यास है, डिफेंस एक्सरसाइज से भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य में इसका आयोजन किया गया। तीनों के मध्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करना, डिफेंस सेक्टर में आपसी सहयोग को स्थापित करना और तीनों की जो एयरफोर्स है उनके मध्य में सहयोग को स्थापित करना, ताकि आपस में मिलकर शांति के लिए ये तीनों सेनाएं जो एयरफोर्स से काम कर सके। यह मुख्य उद्देश्य एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट को आयोजित किए जाने का। अरब सागर में, अरेबियन सी में नॉर्मली एयरफोर्स के मध्य में कंडक्ट की गई ये एक युद्ध अभ्यास से या फिर बोल सकते हैं डिफेंस एक्सरसाइज से। वैसे भारतीय वायुसेना के कुछ और देशों के साथ भी एक्सरसाइज होती है ना, इसी तरीके की वॉर एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज। तो इसमें एक फ्रांस के साथ जो एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है वो है गरुड़, फ्रांस के साथ। यूएसए के साथ कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष, है ना, इंडियन एयरफोर्स की, और इजराइल के साथ ब्लू फ्लैग, ये काफी फेमस है, तो इनको भी याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल होंगे? तो पहले तो देखिए आपको शेंगेन एरिया क्या होता है, शेंगेन क्षेत्र क्या होता है, पहले तो यह समझना पड़ेगा। देखिए यूरोप के कुछ देश हैं, आपको पता है यूरोप में जो देश है ना सारे विकसित है। नॉर्मली कुछ देशों को छोड़ दे अपवाद स्वरूप, तो वहां पर लड़ाइयां देशों के मध्य में नहीं होती। छोटे छोटे से देश हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, है ना, और छोटे छोटे। तो इन्होंने क्या किया है कि भैया जो शांतिप्रिय देश है, जो कभी भी युद्ध नहीं करते और एक दूसरे से किसी प्रकार का किसी बेर नहीं है, लड़ाई नहीं है ना, युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, तो इन देशों ने क्या किया है, आपस में ट्रीटी की है कि भाई हमारी बाउंड्रीज पर एक दूसरे देश से अगर कोई आता है जाता है तो एक बार इंफॉर्मेशन हमने फीड कर दी डेटा में, उसके बाद इनको बार बार रोक टोक करके इनकी चेकिंग नहीं की जाएगी, प्रॉपर इनको आने जाने दिया जाएगा। बाउंड्री पे आए, ठीक है भैया आप जाओ, आप इस देश के हो, ठीक है आप मूल निवासी हो, जाओ। तो इस तरीके से ये एक शेंगेन एरिया विकसित किया गया है कुछ देशों के मध्य में। हाल ही में 1 जनवरी 2025 से अब इसमें 2 और देश जुड़ेंगे, बुल्गारिया और रोमानिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये क्षेत्र क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। वैसे हमारे पड़ोसियों के साथ ये एग्जांपल फिट हमारे बैठ नहीं पाएंगे, पर फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लो इंडिया और पाकिस्तान अगर बहुत शांति प्रिय होते, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं है, बहुत शांति, वो भी विकसित हम भी विकसित,
लड़ना ही नहीं, वो भी शांत, एक एक नागरिक शांत, हम भी शांत। तो हमने क्या ट्रीटी कर ली भारत और पाकिस्तान ने, कि जैसे हमारी नेपाल के साथ भी है, वैसे बाउंड्री पर फिर भी चेक किया जाता है नेपाल में भी, ऐसा नहीं कि चेकिंग नहीं की जाती, पर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वैसे नेपाल का ही एग्जांपल देना चाहिए था, पर पाकिस्तान से ले लेते हैं। अब पाकिस्तान और भारत ने ट्रीटी कर ली कि यार हम एक दूसरे के नागरिकों पर रोक टोक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नागरिकों का एक दूसरे से कोई बैर नहीं है। तो उन्होंने सीमाएं खोल दी कि जाओ आओ, ठीक है, आईडी दिखाओ और जाओ। तो इस तरीके से शेंगेन एरिया विकसित किया गया है यूरोप के कुछ देशों के मध्य में। अब इसके मेंबर बनेंगे 1 जनवरी 2025 को बुल्गारिया और रोमानिया, दोनों यूरोपीय देश है, ठीक है। तो बुल्गारिया और रोमानिया जनवरी 2025 तक यूरोपीय यूनियन के शेंगेन एरिया में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होंगे। 2007 से यूरोपीय संघ के सदस्य हैं दोनों ही देश, ठीक है। मार्च में आंशिक रूप से ये इसमें शामिल हुए थे, हालांकि जो शेंगेन क्षेत्र फ्री मूवमेंट जोन जो है इसमें शामिल हुए थे, जहां पर क्या होता है कि सीमा जांच के बिना ही नॉर्मली एयर और जो सी ट्रेवल है वो अलाउड कर दिया जाता है देशों के मध्य में, है ना। जांच वाच नहीं की जाती है, चेकिंग वेकिंग नहीं की जाती है। तो अभी तक तो ये आंशिक रूप से शामिल हुए थे, लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से पूर्ण रूप से शामिल होंगे शेंगेन क्षेत्र में। शेंगेन क्षेत्र समझ में आ गया होगा। मेंबर कितने कंट्री है, तो अभी तक 27 देश यूरोप के इसके सदस्य थे, 2 और देश इंक्लूड हो जाएंगे जनवरी 2025 में, तो फिर इनकी संख्या हो जाएगी शेंगेन क्षेत्र के देशों की 29। तो जो 2 देश 1 जनवरी 2025 को इंक्लूड होंगे वो कौन, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, इजी था। 16 दिसंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर चलेंगे। चलिए, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, डी गुकेश, कहां के, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है, तो कौन है ये, डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की बात करें तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया, तो यह आयोजित हुआ नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है, तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य को। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप का निर्माण किया है, तो यह किया है गूगल ने। किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया स्मृति मंधाना ने। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो गुरुवायूर मंदिर स्थित है कहां पर, भारत के केरल राज्य में। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नई स्मार्ट सिटीज के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। स्मार्ट सिटी मिशन भारत में कब शुरू किया गया था, 25 जून 2015। लास्ट क्या था हमारा क्वेश्चन, 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन, तो यह है एलन मस्क, है ना, टेस्ला के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक। अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं पहले हम। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, है ना। हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना का श्रेय बाणभट्ट को दिया जाता है। बिखरे मोती किसकी रचना है, तो बिखरे मोती की बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, और बिखरे मोती भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, ठीक है। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था। सेकेंड, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। और बेस्ट फीमेल प्लेयर का बेलन डी और अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, आराम से कमेंट कीजिएगा ध्यान से। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।